प्लस 2d r² यूं करते करते फास्ट कर देता हूं मैं, आप बस देखते चले जाओ। तो ये सारी बात हो गई एजीपी की, है ना, पूरी बातें सुनना आप, है ना। उसके बाद आपको लिखने का समय दे दूंगा मैं, ठीक है। अगर सम ये है आपका एजीपी में, अपन ने एजीपी देखा, एजीपी होता क्या है, उसकी nth टर्म का ये फॉर्मूला हमने देख लिया, टर्म nth का, ठीक है। और उसको होता है जो सुंदर लोग होते हैं उनका ये वाला जो रेशियो है इसको डिवाइड करते हो ये वाले लेंथ से, तो गोल्डन रेशियो के बराबर है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। कुछ साल पहले, कुछ 16 साल पहले हमारे सिलेबस में ये और ये हुआ करती थी। हमारे सिलेबस का मतलब जेईई मेंस के सिलेबस में। तो क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को एस डैश मान लेंगे, कर लेंगे सॉल्व। नया ये जो सीक्वेंस आया इसको भी एपी बोलेंगे अपन, एपी ही रहेगा। एक एपी में कांस्टेंट ऐड कर दो आप सारी टर्म्स में, एपी रहेगा वो। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो जीपी में इनफाइनाइट जीपी का सम वो भी देख लिया क्या, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं कि n टर्म्स का जो सम होता है जीपी में वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। n टर्म्स का सम होता है जीपी के, ठीक है। अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, उस केस में सम इन्फिनिटी भी हो सकता है और सम फाइनाइट भी हो सकता है। अगर r की वैल्यू हमारी -1 से 1 है, ध्यान से सुनना, r की वैल्यू अगर हमारी -1 से 1 है, तो इसी बात को यूं भी बोल सकते हैं अपन कि मोड r की वैल्यू 1 से छोटी है। ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, मोड r की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इसी बात को अपन यूं बोल सकते हैं, मोड r की वैल्यू 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी वैल्यू की पावर इंफिनिटी करते हो आप, तो वो जीरो को अप्रोच करता है। ये बात पता है ना आपको? अगर पता नहीं है तो पता होनी चाहिए, है ना, है ना। n आपकी इंफिनिटी है ना, r की वैल्यू ये बता दी आपने, और n आपका अगर इंफिनिटी है तो -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है और उसकी पावर अगर आप इंफिनिटी करते हो तो आंसर जीरो को अप्रोच करता है। जैसे कि अगर 2 की पावर इंफिनिटी करोगे तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। 1 की पावर इंफिनिटी अपना 1 होता ही है, और 1 से छोटा, जीरो से बड़ा ले लोगे ना आप, उसकी पावर इंफिनिटी जो है वो जीरो को अप्रोच करती है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। एक से छोटा नंबर पॉजिटिव का यहाँ पे लोगे, जीरो आंसर आएगा, लगभग जीरो आंसर आएगा, नोट एग्जैक्टली जीरो, लगभग जीरो, है ना, लगभग जीरो। ठीक है, इसको जीरो पॉजिटिव बोल सकते हो आप, जीरो पॉजिटिव। एग्जैक्ट इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है, इसलिए अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखा जाता है हमेशा, है ना, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, है ना। इक्वल टू इन्फिनिटी लिख भी देते हैं वैसे, कई बार इक्वल टू इन्फिनिटी भी लिख देते हैं किताबों के अंदर, मगर बहुत ही सही बात की जाए तो ऐसा लिखते हैं, अप्रोचिंग टू अ लार्ज नंबर। और लार्ज नंबर भी एक नहीं होता, बहुत दूर जाने के बाद तो लार्ज नंबर्स की रेंज को ही लार्ज नंबर बोल देते हैं, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो अगर n आपका इंफिनिटी है तो r की पावर n इंफिनिटी भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो तब होगी, जीरो तब होगी अगर r आप -1 से 1 लोगे। r -1 से 1 लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जीरो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इंफिनिटी आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। और अगर r की वैल्यू -1 से 1 इस वाली रेंज में नहीं हुई तो फिर आंसर कितना आएगा, फिर आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है ना। प्रॉब्लम्स आपने कई सारे करे हैं, है ना। तो अब आगे अपन बात करेंगे, आज हमारा एपी और जीपी की कहानी तो हम देख चुके हैं, हम बात करने वाले हैं एजीपी की और एचपी की। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। एपी और जीपी का मिक्सचर होता है। स्टैंडर्ड अपीयरेंस इसकी ऐसी होती है कुछ, स्टैंडर्ड अपीयरेंस
है ना। दिखता कैसा है, ऐसे पहली टर्म कुछ मिलेगी, फिर पहली टर्म में कुछ ऐड हो रहा होगा डी, और कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, है ना। कुछ ऐड भी हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इसमें फिर से डी ऐड हो रहा है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ऐसे करके सीक्वेंस मिलेगा अपने को, ऐसे करके सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, शुरुआत की जो टर्म्स हैं वो आपको एपी में नजर आएंगी, जो बाद वाली टर्म्स हैं वो आपको जीपी में नजर आएंगी, ठीक है ना। एपी और जीपी का क्या है, ये एक मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी इज नोन एज ए जीपी, ठीक है। ये बात अपने को समझनी है ना। एपी और जीपी का मल्टीप्लीकेशन, है ना, डिवीजन भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो एक जैसी सी बात हो गई, ठीक है ना, है ना। तो इसकी nth टर्म लिखने पे अगर अपन आए तो nth टर्म क्या होगी इसकी, nth टर्म कितनी होगी भाई, a प्लस एन माइनस वन डी एपी वाली, और r की पावर n माइनस वन, ये nth टर्म होगी। तो एजीपी की nth टर्म ये होगी। अच्छा, मैं रटता नहीं हूं एजीपी को, एजीपी में हमेशा सलाह दी जाती है कि रटना कुछ भी नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन से सारा गेम कर दो, एजीपी के सारे प्रॉब्लम जो है ना इजीली हल हो जाएंगे, ठीक है। और एजीपी का फिर सम निकालना आना चाहिए, है ना। आपको जीपी का सम का तो फॉर्मूला पता है और प्रोसीजर भी मालूम है। जीपी के सम की डेरिवेशन कैसे की थी अपन ने, आर से मल्टीप्लाई किया था, माइनस कर दिया था शिफ्ट करके, अगर याद आ रहा हो तो इसका भी सम कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ये इसकी अपीयरेंस है, देखो सम ऑफ एन टर्म्स देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सम ऑफ एन टर्म्स ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस टू डी आर स्क्वायर, यूं करते करते फास्ट कर देता हूं मैं, आप बस देखते चले जाओ, उसके बाद आपको लिखने का समय दे दूंगा मैं, ठीक है। अगर सम ये है आपका एन टर्म्स का, आर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ए आर हो जाएगा, है ना। शिफ्ट करके लिखना है, शिफ्ट करके लिखना ही इसकी टेक्निक है। यूं करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी आर की पावर एन माइनस वन आएगा, और ये आर से मल्टीप्लाई होने के बाद अपने स्थान से एक आगे भाग जाएगा, ठीक है जी। अब हमें करना है माइनस। जब हम माइनस करेंगे, ये लो जी, कर देते हैं माइनस, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो वन माइनस आर इंटू एस एन हो जाएगा। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे देखो ए आर कैंसिल होके कितना आ गया, डी आर, ए आर स्क्वायर कैंसिल होके डी आर स्क्वायर, ऐसा आ गया। यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डी आर की पावर एन माइनस वन रहेगा, और ये वाली माइनस हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर, ऐसा सीन कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखें, इसके नीचे ये लिख दिया, फिर आगे वाली टर्म्स के करस्पॉन्डिंग एक एक टर्म आ रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो कितनी टर्म्स हैं, ये n माइनस वन टर्म्स हैं ये, क्योंकि ये सारी n थी, है ना, यहां तक की, तो एक हटा दी तो n माइनस वन बच गई, ठीक है। n माइनस वन टर्म्स हैं, और ये किसमें है, जीपी के अंदर है। n माइनस वन टर्म्स हैं विच आर इन जीपी, ये बात आप नोटिस करें, ये जीपी में है ना। तो जीपी में है तो जीपी का सम निकाल सकते हो क्या, अरे निकल जाएगा। जीपी का सम कैसे निकलता है, देखो डी आर कॉमन ले लो आप, डी आर जब कॉमन ले लोगे तो फिर फर्स्ट टर्म तो वन बच गई, है ना, वन बच गई, ए इंटू वन माइनस आर, है ना, आर बच गया कॉमन रेशियो, आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। अगर इस बात से सहमत है तो बता दो मेरे को आप, ठीक है जी। माइनस में वो जो कहानी लिखी हुई है उस कहानी को कर दिया मैंने यों का यों, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। तब तो क्या करना है, एस एन निकल गया अपना, ध्यान से देख लो, एस एन निकल गया अपना ए अपॉन वन माइनस आर, है ना, प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर की पावर एन माइनस टू अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, माइनस माइनस ए प्लस
n माइनस वन डी आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। n माइनस क्या बोल रहे हो यहाँ पे, n माइनस देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस वन आएगा ना, r की पावर n लिखना है, r की पावर n माइनस वन आएगा यहाँ पे r की पावर n माइनस वन आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वन माइनस आर की पावर n होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि अपन इस वाले फॉर्मूला को याद कर लें और अप्लाई करते हुए गलती कर दें। दूसरा ऑप्शन है ये जो प्रोसीजर है इसको याद कर लें। आप फॉर्मूला याद रिकॉल करोगे, वैल्यू पुट करोगे, जितना समय लगेगा, मैंने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया है, उतना ही समय एक, दो और तीसरे लाइन में आंसर निकालने में लगता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है जेई स्टूडेंट्स को ये कि ये वाला फॉर्मूला ना भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आएगा आर से मल्टीप्लाई करके माइनस करते ही तीसरे लाइन में तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फॉर्मूला भी याद रखना चाहो कर सकते हो, मुझे बाई चांस ज्यादा बार लिखते लिखते अपने आप ही याद हो गया है ना। ये वाली टर्म तो याद होती है आदमी को, a प्लस एन माइनस वन डी, है ना, बगल में r की पावर n हो गया अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, वन माइनस आर वैसे ही याद रहता है ये, ठीक है। और इसको भी देखोगे तो ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर अपन, है ना। ये वन माइनस आर को एलसीएम लेकर के, अरे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा सा कर सकते हैं, मगर ऐसे भी याद रह जाता है ये a वन माइनस आर डी आर इंटू वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, ऐसे करते हो याद रखना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर पता होना चाहिए, दिस प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सम, है ना, ये एजीपी का ये जो सम फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोसीजर याद होना चाहिए, है ना। प्रोसीजर टू फाइंड द सम ऑफ एन एजीपी का सम फाइंड करने का प्रोसीजर है। अगर इनफाइनाइट एजीपी का सम फाइंड करना है ना, इनफाइनाइट एजीपी का सम फाइंड करना है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी निकालना है हमको, ध्यान से सुनना, अगर इनफाइनाइट एजीपी का सम निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी निकालना है अपने को, तो वो तभी निकलेगा, मतलब वो फाइनाइट वैल्यू तभी आएगी, फाइनाइट वैल्यू उसकी तभी आएगी जब नंबर ऑफ टर्म्स, तो भाई आपको पता लगी इन्फिनिटी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिटी है, फाइनाइट वैल्यू तभी आएगी जब आर की वैल्यू आपकी माइनस वन से वन हो, क्योंकि आर की वैल्यू जब माइनस वन से वन होगी, एन इन्फिनिटी होगा, तो उस केस में आर की पावर एन कितना हो रहा होगा, जीरो, और आर की पावर एन माइनस वन भी कितना हो रहा होगा, जीरो ही हो रहा होगा, भाई इन्फिनिटी माइनस वन भी तो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि देखो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गई, तो ये जीरो हो गई, तो पूरी टर्म जीरो हो गई ये, ठीक है, ये पूरी टर्म जीरो होगी, और आर की पावर ये भी जीरो हो गई, तो देखो आंसर सिर्फ इतना आएगा a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। याद रखना है तो ये याद रखो, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम इनफाइनाइट एजीपी पे आने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। अगर एजीपी पे प्रॉब्लम आता है तो इनफाइनाइट एजीपी पे आए इसके चांसेस हैं सबसे ज्यादा, तो याद रखना है तो ये वाला याद रख लो, इसका भी प्रोसीजर तो याद हो ही गया तुमको, है ना, प्रोसीजर भी कर सकते हो और ये भी याद रख सकते हो, a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। लर्न इफ यू कैन, लर्न प्रॉपरली, इसमें गलती हो जाती है फॉर्मूला लगाने में, ठीक है जी, अगर आप याद रखना चाहो तो ये सारी बात हो गई एजीपी की, है ना, पूरी बातें सुनना आप, है ना। एजीपी में अपन ने एजीपी देखा, एजीपी होता क्या है, उसकी nth टर्म का ये फॉर्मूला हमने देख लिया, टर्म nth का, ठीक है, और उसके बाद सम निकालने का प्रोसीजर देख लिया, इनफाइनाइट एजीपी का सम का फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। एजीपी में जैसे अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, वैसे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन नाम की कोई चीज नहीं होती।
भाई अरिथमेटिक मीन होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, लेकिन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। तो इसलिए एजीपी का मीन वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये तो टॉपिक ही हट गया। ठीक है, अब एपी और जीपी में फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहली आखिरी टर्म का जोड़ एपी में सेकंड सेकंड लास्ट टर्म के जोड़ के बराबर होता है, जीपी में पहली आखिरी टर्म का प्रोडक्ट दूसरी और सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर ऐसे होता है। एजीपी में ऐसा भी कुछ नहीं होता, तो वो वाले फॉर्मूले भी हट गए। ठीक है, तो एजीपी की लाइफ बड़ी सिंपल है, टर्म्स निकालनी आनी चाहिए और सम निकालना आना चाहिए, समझ लो एजीपी आपका क्लियर है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो एजीपी हो गया एकदम फिट, आपका एजीपी हो गया खत्म, कंप्लीट। सवाल करेंगे, अप्लाई करना आ जाएगा इन फॉर्मूला को। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। अब बात कर लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, हार्मोनिक मीन वगैरह की। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखना अच्छे से, ठीक है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो बड़ी सिंपल सी चीज होती है। एचपी तो बड़ा सिंपल सा होता है, एचपी है ना, शॉर्ट में बोलते हैं एचपी, स्टैंडर्ड नोटेशन है एचपी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या चीज होती है? टर्म्स को एचपी में तब बोलते हैं, टर्म्स आर सेट टू बी, टर्म्स आर सेट टू बी इन एचपी if their reciprocals are in AP, if their reciprocals are in AP। टर्म्स को एचपी में तब बोलेंगे जब उनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो एपी में हो, मतलब एपी का रेसिप्रोकल 1 बाय, जैसे लिख दिया मैंने 1/a कोमा 1/a प्लस डी कोमा 1/a प्लस 2d कोमा 1/a प्लस 3d। देख लो आप ऐसे करते हुए 1/a प्लस n-1d। ठीक है, ये है हमारी स्टैंडर्ड अपीयरेंस, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऐसा दिखता है एचपी। ठीक है, nth टर्म आपके सामने a प्लस n-1d। कहने का मतलब अगर अपने को एपी का पता है ना, एचपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो एपी आ जाएगा, एपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो एचपी आ जाएगा। अगर एचपी की टर्म निकालनी है तो यार उसका रेसिप्रोकल करके एपी की टर्म निकाल लो, हो गया गेम खत्म। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये हो गया। अब जैसे एपी का सम निकाल लिया, जीपी का सम निकाल लिया, एजीपी का सम निकाल लिया, आपको बताऊं मैं कि बहुत पुराने जमाने से मैथमेटिशियन लोग एचपी का सम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कई सैकड़ों सालों तक। एपी का सम मैथमेटिशियन को बहुत तुरंत निकल गया था, 7वीं क्लास के बच्चे ने बहुत साल पहले बता दिया था। जीपी का खट से निकल गया, एजीपी का भी जीपी से निकल गया। तो और एचपी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, मैथमेटिक्स में बहुत जगहों पे आता है, साइंस में बहुत जगहों पे आता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस में आता है। तो मैथमेटिशियन लोगों को लगा कि तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसका भी सम निकलता होगा। मगर सैकड़ों साल तक बहुत सारे मैथमेटिशियन लगे रहे लगे रहे लगे रहे और लगे रहे, लेकिन उसका सम नहीं निकल पाया। आज की डेट में हम एग्जैक्ट सम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नहीं निकाल सकते। ये बात बोल दी मैंने, अपने सिलेबस में तो आई नहीं, मगर अप्रोक्सीमेट सम तो बता ही सकते हैं, मतलब नियर टू एग्जैक्ट सम भी बता सकते हैं। गोल्डन रेशियो नाम का एक नंबर होता है, सुना है आप लोगों ने? गोल्डन रेशियो होता है, सुना है क्या? इंटरनेट वगैरह पे देखा होगा, ऐसे फेसबुक पे आ जाता है, सुना ही सुना होगा, है ना? एक नंबर होता है गोल्डन रेशियो। जैसे आपका ये है ना, बचपन में आपकी मुलाकात हुई होगी पाई से, तो अपने आप से कई सवाल पूछे होंगे कि पाई क्या चीज आ गई, मास्टर ने बताया कुछ नहीं है, 22/7 है। आपको तसल्ली हो गई, अरे कुछ भी तो नहीं है, 22/7 है। फिर थोड़े से बड़े हो गए, 11वीं 12वीं में आ गए, तो फिर मास्टर ने बताया अरे ये 22/7 नहीं है, ये लगभग 22/7 है। तो एग्जैक्ट कितना है? एग्जैक्ट तो पाई पाई ही है। एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो सर्कल ले लो, उसकी सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दो, वो है पाई। ये डेफिनेशन है पाई की। कोई सर्कल ले लो दुनिया का, सरकमफेरेंस की लेंथ को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो पाई आएगा। वो नंबर हमारे नंबर सिस्टम की मदद से नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उसका सिंबल बनाया पाई,
है ना। फिर दूसरा नंबर लोग वगैरह में पढ़ा तो आपको ई देखने को मिला होगा, है ना। ई भी इरेशनल नंबर होता है, उसकी कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 होती है। मैथमेटिक्स में उसी प्रकार से गोल्डन रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो, वो भी इरेशनल नंबर है। हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड में जो मूवीज होती हैं या फिर फैशन शोज होते हैं, तो उन्होंने मुखौटे बना रखे हैं ऐसे करके, मुखौटे, मुखौटे समझते हो ना क्या होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो आते हैं ना, ऑडिशन होते हैं, तो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह के अलग अलग रोल के जब ऑडिशन होते हैं, स्पेशली एक्टर एक्ट्रेसेस के जो ऑडिशन होते हैं, तो ऐसे आते हैं ऑडिशन देने के लिए, तो पहले फर्स्ट उनका जो राउंड होता है ना ऑडिशन का, वो मुखौटे रखे रहते हैं हर साइज के। जैसे अगर एक्टर्स आ रहे हैं तो ऐसे 50 मुखौटे रखे हुए हैं, छोटे साइज के, फिर बड़े 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 करते हुए बहुत बड़े, भाई अलग अलग मुंह, अलग लोगों के मुंह का साइज अलग अलग होता है। तो ऐसे 50 मुखौटे रख दिए और बोलते हैं मुखौटा पहन के देखो आप। तो मुखौटा जब 50 में से एक भी मुखौटा नहीं आता फिट तो रिजेक्ट। एक ना एक मुखौटा फिट आना जरूरी होता है ना। ऐसे लड़कियों के लिए अलग मुखौटे बना रखे होते हैं उन्होंने, तो वो मुखौटे पहन पहन के देखती हैं, अगर एक भी मुखौटा नहीं आता तो पहले राउंड से ही बाहर हो जाती हैं। तो पहले राउंड क्लियर करके वही लोग जाते हैं जो मुखौटे, कोई ना कोई मुखौटा उनके फेस पे फिट आया हुआ होता है। वो जो मुखौटे बनाए हुए होते हैं वो इस गोल्डन रेशियो नाम के नंबर से बनाए हुए होते हैं। ये बड़ा शानदार नंबर है मैथमेटिक्स का। ऐसा कहा जाता है कि, बहुत बड़ी बातें हैं, आपको शॉर्टकट वैसे बता रहा हूँ, ऐसा कहा जा, क्यों बता रहा हूँ वो बताऊंगा लास्ट में। ऐसा कहा जाता है कि जो गोल्डन रेशो है ये दुनिया में उन्हीं चीजों में पाया जाता है जो सुंदर हों। सुंदर शहरों में, लंदन में बहुत देखने को मिलेगा, कैसे, वो एक अलग बात है। आ, हज यात्रा पे मुस्लिम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मक्का जाते हैं ना, मक्का। तो मक्का का कौन से उसमें है, सिटी में है, मक्का में ही है। मक्का मदीना अलग हो गया, मक्का तो मक्का में ही है ना, तो मक्का तो एक जगह का नाम है ना। तो उस मक्का में ना एक वो है, मस्जिद है। तो जो मस्जिद जो पूरे मक्का में जो है, अच्छा मक्का कहाँ है, मक्का है यूएई में, यूएई में, है ना। यूएई कहाँ है, धरती पे। तो ये जो मस्जिद है, दिस बाय दिस रेशो, ये गोल्डन रेशो के बराबर आता है। और ये जो मक्का है ये यूएई में दिस बाय दिस करते हैं तो भी गोल्डन रेशो के बराबर आता है। जो सुंदर फूल होते हैं, सुंदर फूलों में पत्तियों के जो रेशो हैं उनमें गोल्डन रेशो मिलेगा। जितना सुंदर फूल होगा उसमें उतना ही गोल्डन रेशो कूट कूट के भरा हुआ होगा, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, सनफ्लावर में होता है, बिल्कुल होता है। जो सुंदर लोग होते हैं उनका ये वाला जो रेशियो है, इसको डिवाइड करते हो ये वाले लेंथ से तो गोल्डन रेशियो के बराबर आता है। अगर मान लो किसी का गोल्डन रेशियो से बहुत दूर आ जाए तो समझ जाना बहुत ही, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आदमी होगा वो शायद, है ना। तो इसलिए ये नेचर की, गोल्डन रेशियो आ गया, अभी बैठिए सर। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी दुनिया में प्रकृति में सुंदर चीजें उनमें गोल्डन रेशियो होता है। पहली बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जब जोड़ निकाला था गणितज्ञ लोगों ने, तो उसमें गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया था। गोल्डन रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जोड़ निकालना भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका जोड़ निकल जाता है मगर बात नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, जोड़ निकलता नहीं। फिर भी कुछ सवाल पेपर में ऐसे आए हैं जो लगता है अरे ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जोड़ निकलवा रहा है, वो जोड़ नहीं निकलवा रहा होता। वो जोड़ जैसे लगते हैं, जैसे ऐसे बोल देगा कि भाई H1 H2 H3 H4 H5 ऐसे करते हुए ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। फिर बताइए 1/H1 H2 प्लस 1/H2 H3 और यूं करते हुए कोई जोड़ पूछ लेगा, तो इनका रेसिप्रोकल करने के बाद कहानी दूसरी बन जाती है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जैक्ट एचपी का सम अपने काम का ही नहीं, अपने सिलेबस में नहीं, तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। इसको तोड़ मरोड़ के पूछेगा तो एपी बन रहा होगा या कोई और सीक्वेंस बन रहा होगा, तो उसकी बात फिर अपन कर लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो भाई अगर स्टैंडर्ड अपीयरेंस इसकी ऐसी है, जोड़ निकलता नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं है, तो हो गया एचपी खत्म। हार्मोनिक मीन होता है, लेकिन अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन नाम की कोई चीज नहीं होती, हार्मोनिक मीन नाम की चीज होती है। तो हार्मोनिक मीन को एक बार अपन सीख लेते हैं क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। हार्मोनिक मीन, है ना, हार्मोनिक मीन जो है ये दो नंबर्स के बीच में
एक हार्मोनिक मीन भी हो सकता है, दो नंबर्स के बीच में n हार्मोनिक मीन्स भी हो सकते हैं। अगर अपन बात करें दो नंबर्स के बीच में, ये a और ये b है, दो नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन की, मान लो h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, है ना, यहाँ पे बात की जाती है h इज द, लिख दिया मैंने, h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, है ना, दो नंबर a और b हैं। तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? अगर ये हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये HP बना रहा है, ये सीक्वेंस HP बना रहा है, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो क्या बना रहे हैं? AP बना रहे हैं। अगर AP बना रहे हैं तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला अपने को पता लग जाना चाहिए, और यहां से h की वैल्यू निकालोगे आप तो देखो कितनी आ जाएगी, वो 2AB अपॉन a प्लस बी आ जाएगी, है ना। आप देखो नीचे डिनोमिनेटर तो ए बी हो गया, ऊपर ए प्लस बी हो गया, पलटी मरवाओगे तो h/2 हो गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी, और 2 को इधर लाओगे तो 2AB अपॉन ए प्लस बी हो गया है। ये वाला भी यूं का यूं याद होना चाहिए, और ये वाला भी यूं का यूं याद होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों ही फॉर्मूला अपने को याद होने चाहिए, है ना। ये हो गई हमारा सिंगल हार्मोनिक मीन, दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर रखा हो तो कैसे निकालते हैं, अपने को इसकी क्लैरिटी आ गई है। अब एन हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं, है ना। एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, है ना। एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहाँ पे H1 H2 H3, ये है एन हार्मोनिक मीन्स जो इंसर्ट किए हुए हैं। हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया ये सीक्वेंस जो है ये HP बनना चाहिए, तभी हम इन इंसर्टेड टर्म्स को हार्मोनिक मीन बोल पाएंगे, ठीक है, बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। तो कैसे निकलेगा भाई? फिर से इसमें कोई लंबी चौड़ी तो बात नहीं है भाई। अगर ये HP बना रहा है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो AP बना रहे होंगे, इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो AP बना रहे होंगे, ठीक है। और आपको एक इस प्रकार से AP बना रखा हो तो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस का कुछ फॉर्मूला आता है, हाँ, B माइनस ए अपॉन n+1। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस इसका होगा वो होगा b बोले तो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म अपॉन n+1, ऐसा कुछ सीन आ जाता है। तो ये देखोगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी n+1 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर आपका d निकल गया है तो 1/h1 हो जाएगा, a में 1/a में d जोड़ दोगे आप, 1/h2 हो जाएगा, इसमें आप 2d जोड़ दोगे, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब 1/h1 निकल गया है, 1/h2 निकल गया है, तो मुझे लगता है फिर अपन h1 और h2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये? अगर यहाँ से देखो तो ये 1+AD/A हो गया, है ना। इसको देखोगे तो 1+2AD/A हो गया, है ना। तो H3 कितना होगा? H3 होगा 1+3AD/A, तो HN कितना होगा? 1+NAD/A, है ना। तो यूं करते हुए यहाँ से अपन नोटिस कर सकते हैं कि जी जो nth वाला होगा वो 1+NAD/A होगा, है ना। ये 1/HN की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 1/HN की बात कर रहा हूँ। 1/HN इतना निकल गया, तो यहाँ से यार अपन HN की बात भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने को टर्म्स पता है, एक दो कुछ टर्म्स पता है, तो रेसिप्रोकल करके डी निकालने के बाद हम कोई भी जो है टर्म निकाल सकते हैं फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हार्मोनिक मीन में देखो कोई भी हार्मोनिक मीन अपन ने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डी लिखना था ना, मैंने बी लिख दिया गलती से ना, यहाँ पे डी लिखना था यहाँ पे, अब मुझे माफ कर दीजिए, ये यहाँ पे डी लिखना था, है ना, AD आएगा, ठीक है जी। डी की वैल्यू उठा के फिट करनी है, डी की वैल्यू उठा के फिट कर लेना आप। समझ में आ रही है बात आपको? करूं क्या? वैल्यू फिट करूं क्या? मैं कर लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, पूरा निकाल के दिखाई देते हैं। A/1+NA, डी है आपका A-B अपॉन
ए बी एन प्लस 1, तो ये ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो देखो जरा एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया आपका बी एन प्लस 1 और प्लस एन ए माइनस बी, है ना। बी एन प्लस 1 प्लस एन ए माइनस बी ऑलरेडी है, और ऊपर ले गए तो ए बी एन प्लस 1 हो गया। ओके जी, हो गया तो हो गया ना, और कर लेते हैं सोल्व। ए बी एन प्लस 1 डिवाइड बाय, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन बी कैंसिल हो रहा है ना, तो ये बचेगा यहाँ पे बी और यहाँ पे एन ए, है ना, अपॉन बी प्लस एन ए, ऐसा कुछ सीन आ गया, ठीक है ना। हो रहा है क्या कैंसिल, एन बी कैंसिल हो रहा है, तो एन ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई हार्मोनिक मीन की कहानी, है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं भाई बहुत बार, है ना। जेई मेंस के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जेई एडवांस जेई मेंस दोनों के क्वेश्चंस में प्रयोग में आती है। दो नंबर है ए और बी, है ना, ए और बी जो है ये है 2 नंबर्स, ए एंड बी आर 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर है मान लो, ठीक है ना, ए एंड बी मान लेते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। ये लो यहाँ लिख देते हैं, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इनके बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना होगा, a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो होगा रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन है वो कितना होगा, अभी बताया था 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये जो अरिथमेटिक मीन आया है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आया है ना, ये तीनों भी आपस में जीपी में होते हैं, ये बात इंटरेस्टिंग है ना। दो नंबर के बीच में जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आते हैं वो तीनों जीपी में होते हैं। कहने का मतलब जो जी स्क्वायर है आपका वो ए और एच के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। जी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए और एच के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इस बात को अपन याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अपने को याद करनी है। देख लो जी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ए बी आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए बी के बराबर आ गया। जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड एच। जी बड़ा मस्त है, जी ए और एच का भी ज्योमेट्रिक मीन है और ए और बी का भी ज्योमेट्रिक मीन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसके ऊपर भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहां तक कि आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कीजिए, फिर चलेंगे आगे। देखिए जरा एक बार इधर, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कि अगर कोई पूछे कि बहुत पुराने टाइम में जेई में आया हुआ है, अब तो मतलब सब लोग जानते ही, अब तो क्या ही आएगा, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जेई मेंस में तो एजीपी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब थोड़ा सा किया और अपने आप ही हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द सम, अगर मान लो ये सम कोई बोले कि फाइंड करो आप, ऐसे करके, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते ही रहते हैं, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें, है ना। और ये गिवन है मोड एक्स 1 से छोटा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है एजीपी है ये तो, है ना। तो एजीपी दिख रहा है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो आप, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, वो भी बिल्कुल ठीक है। मगर ये लो आप जो है ये लिखो यूं करके और x से मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट कर दो। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्फिनिटी वाले एजीपी में लास्ट टर्म का पंगा नहीं रहता, ये आगे पीछे आएगी, समझ रहे हो। लास्ट टर्म जो होती है ना वो बड़ी सी जो आ जाती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी आर की पावर में, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, वो अपने आप दूर पड़ी रहेगी वो जहां पे भी है। और जैसे ही आप माइनस करोगे तो सीधा माइनस करते ही आंसर आ जाता है। जैसे ही माइनस किया आपने s इंटू 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब करते हुए, तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी बन गया। एजीपी में माइनस किया, इनफाइनाइट जीपी बन गया। इसका सम जानते हैं अपन, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया, तो एस आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एस कितना गया, 1 अपॉन
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहां से बस एक छोटी सी बात ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करवाने का मूड कर रहा है मेरा, तो इधर देखिए, ये जो 1 माइनस एक्स है, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर -2। अरे इसको ऊपर उचकाऊंगा तो ये आ गया ना 1 माइनस एक्स की पावर -2। तो 1 माइनस एक्स की पावर -2 जो है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज हो गई वो ये हो गई। मतलब इसका जो एक्सपेंशन है वो ये हो गया, इसका जो एक्सपेंशन है वो ये हो गया। अरे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको सिखाया जाता है कि 1 माइनस एक्स की पावर 2, 3, 4, 5, 6, एक्स प्लस वाई की पावर नेचुरल नंबर को खोल सकते हो आप। एक्स प्लस वाई की पावर नेचुरल नंबर को ओपन कर सकते हो आप। जैसे इसका अगर आप ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 3, 4, 5 किसी को भी ओपन कर सकते हैं। यहां से एक बात देखने को मिली है कि नेगेटिव पावर जो होती हैं वो भी ओपन हो जाती हैं। नेगेटिव पावर भी ओपन हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको भी ओपन करने की बात कहोगे ना कि जी इसको ओपन कर दीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक सीरीज बन जाती है। इसके करस्पॉन्डिंग भी सीरीज बनती है, वो ये भी ओपन हो जाती है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। कुछ साल पहले, कुछ 16 साल पहले हमारे सिलेबस में ये और ये हुआ करती थी। हमारे सिलेबस का मतलब जेईई मेंस के सिलेबस में 2016 से पहले के पीवाई 2006 से पहले के पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो उनमें आपको इस तरीके की चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन 2006 के बाद के पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे उनमें ये नहीं मिलने वाली। तो अगर पीवाईक्यूज में मिल जाती है ऐसी चीज तो समझ जाना अब सिलेबस से वो चली गई। 2006 में सिलेबस में बदलाव आए थे जेईई मेंस के, उसके बाद जो है कोई बदलाव नहीं आया, तो ये हट गई थी। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। जेईई एडवांस में भी ये नहीं है, नेगेटिव और रैशनल इंडेक्स वाली कहानी। बाइनोमियल पढ़ेंगे तो आपको वहां डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक हल्की सी चीज, आप फिजिक्स में एक अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हो, वो भी मेरे को थोड़ा सा मूड कर रहा है बताने का, बता देता हूँ। आपको ये बताया जाता है कि अगर, है ना, आपने पता नहीं ये सीखा ही होगा मुझे लगता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल। ऐसा बताते हैं ना अपन, इफ x इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वो इसलिए बताते हैं कि भाई अगर x बहुत छोटा हो गया ना तो उसका स्क्वायर तो बिल्कुल ही मर जाएगा। x बिल्कुल ही मरा हुआ है, जीरो से हल्का बड़ा है, उसका स्क्वायर भी कर दिया आपने तो बच क्या गया उसके अंदर फिर, है ना। तो क्यूब कर दिया तो बिल्कुल ही एकदम उसकी मतलब विनाश ही हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये चीज नेग्लेक्ट की जा सकती है। क्या की जा सकती है? नेग्लेक्ट की जा सकती है। तो आप यहाँ से महसूस कर सकते हो, -2 को मल्टीप्लाई करो तो वही तो फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 प्लस एन एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये इन्हीं के एक्सपेंशन से आया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो फिजिक्स में आप अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलिए, और थोड़ा एक आइडिया दे रहा था कि यार 1 माइनस एक्स की पावर -2 भी दुनिया में होती है। कोई नेगेटिव पावर को एक्सपेंड करने के लिए बोले तो कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अलग बात है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये अपन ने कर लिया। अब मैं एक और एजीपी का सम निकालने के लिए दे रहा हूं आपको, लिखो जरा इसको अगर लिखना चाहो तो। चले, तो एक और सीक्वेंस दे रहा हूं मैं, आप उसका मुझे सम निकाल के बताएं, और ये भी बताएं कि वो सीक्वेंस क्या है, एपी जीपी एजीपी एचपी क्या है। फाइंड द सम, है ना। मोड एक्स जो है ये एक से छोटा है, आपको सम बताना है ये वाले सीक्वेंस का। इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या है आपको बताना है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस एजीपी है ही नहीं। एजीपी तो नहीं है ये, एजीपी जैसा फ्लेवर दे रहा है मगर एजीपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली इनिशियल टर्म, ये एपी नहीं है। एपी है क्या ये?
ये एपी नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो, मगर जीपी का फ्लेवर मेंटेन्ड है। जहां पे जीपी का फ्लेवर मेंटेन्ड होता है ना, चाहे वो जीपी हो चाहे वो एजीपी हो या वो फिर किसी और किस्म का जीपी हो, जीपी का फ्लेवर जहां पे मेंटेन्ड होता है ना, वहां पे जो प्रोसेस आपको बताई है मैंने आर से मल्टीप्लाई करने वाली, है ना, इसको अगर अपन एस मान लेते हैं, इसको अगर अपन एस मान लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनो जरा बात को, इसको अगर अपन एस मान लेते हैं और दोनों तरफ कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दें और शिफ्ट कर दें, शिफ्ट कर दें तो सीन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा शिफ्ट करने के बाद, है ना। और अगर 1 माइनस एक्स इंटू एस देखोगे, दोनों को माइनस कर दें तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ऐसा बन गया। अरे बात समझ में आ रही है आपको? इनको एक बार ये हरकत कर दी, x से मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाली जो हरकत कर दी, उसके बाद जो सीक्वेंस बना, नाउ दिस इज, क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, नाउ दिस सीक्वेंस इज एजीपी। ये जो चीज है ये एजीपी बनी, अब जाके तो ये एजीपी बना है ना, ये एजीपी नहीं था, नोट एन एजीपी, मगर मगर जीपी का फ्लेवर है, ये बात अपने को समझनी है। जीपी फ्लेवर का क्वेश्चन है, जीपी फ्लेवर का क्वेश्चन अपने पास है, तो यार ये टेक्निक अपनी लगेगी वहां पे, ठीक है। अब एजीपी आ गया, कैसे करें सोल्व, एग्जाम में अगर अपन बैठे तो क्या करेंगे, वैसे तो इसका आंसर अपन निकाल चुके हैं पिछले प्रॉब्लम में, बट एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा, पिछला प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को एच डैश मान लेंगे, कर लेंगे सोल्व, ठीक है। दोनों तरफ x से कर दिया मल्टीप्लाई मैंने, मान लो इसको देखो जरा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कुछ यूं करके, और इसको कर दिया माइनस करोगे तो ये पूरी चीज जैसे ही आप कॉमन लोगे ना, तो यहां 1 माइनस एक्स एक और भी आ जाएगा, और भाई अब हो गया प्रॉब्लम खत्म। तो ये जो शिफ्ट करना फिर माइनस करना, ये हरकत यहाँ पे 2 बार करनी पड़ रही है, ये हरकत यहाँ पे 2 बार करनी पड़ रही है। और यहां से आप देख सकते हो ये मेरा है जीपी, और इस जीपी का सम अपन जानते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, तो s की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3। बड़ा लविंग सम है, बड़ा लविंग एजीपी है, इस टाइप के सीक्वेंस को सॉल्व करना आना चाहिए। जितनी भी जेई मेंस की किताबें हैं और जितनी जे एडवांस की किताबें हैं, एजीपी के जो सवाल आते हैं, आज तक मैंने कोई ऐसा सवाल किताबों में नहीं देखा है जिसमें ये हरकत 2 बार से ज्यादा बार करनी पड़ रही हो। मगर एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज थी, मैं उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, कई दिन कई साल पहले की बात है, तो उस टेस्ट सीरीज के एक सवाल में मेरे को 3 बार इसका इस्तेमाल करना पड़ा था। एक बार ये हरकत हुई, फिर कुछ शकल आई, फिर दूसरी बार हरकत हुई, फिर एजीपी आया, फिर तीसरी बार हरकत हुई, फिर जीपी आया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब आप समझ जाना कितनी बार इस्तेमाल, मैक्सिमम बिल्कुल एग्जामिनर को लगा कि अब तो मैं इसको परेशान करूंगा ही करूंगा, तब ये 3 बार इस्तेमाल में होगी टेक्निक की, अदरवाइज आज तक जेई के एग्जाम में ये टेक्निक 3 बार इस्तेमाल नहीं हुई है। मगर करनी पड़ जाए तो कर भी लेना, अपना दिमाग खुला रखेंगे अपन। समझ में आ रही बात आपको? एजीपी की स्ट्रैटेजी प्रोसीजर यही है भाई। ये एजीपी नहीं था, जीपी फ्लेवर का सवाल था। जीपी फ्लेवर के सवाल को ठीक करके देखा, बीच में एजीपी नजर आया, फिर जीपी, जीपी एजीपी और कुछ और, 3 बातें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये पूरा ही कहानी ऑब्जर्व होनी चाहिए और आपका एक माइंड में पूरी क्लैरिटी आ जानी चाहिए, पिक्चर आ जानी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? एक और प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि इफ a square, b square and c square are in AP, ये AP में है, देन हमसे पूछा है a square, b square, c square, ये तो AP में है, और हमसे पूछा है कि b प्लस c प्लस a और a प्लस b किस में होंगे, आर इन। ऑप्शन भी बड़े मस्त बनते हैं, AP, GP, AGP और HP, 4 ही ऑप्शन होते हैं।
और 4 ही ये लोग हैं, तो चारों ऑप्शन में फिट हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आपको किताबों में भी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अपना एक अटेम्प्ट दीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए। सी, कई सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू अ स्मार्ट सोल्यूशन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? एपी में है। मैंने कहा था कि एक एपी में, और कहा नहीं भी हो तो ये सोचने वाली बात है, एक एपी में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो। अगर आप इन तीनों टर्म्स में मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, इन तीनों टर्म्स में मैं कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा हूं, और उस वैल्यू का नाम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसका नाम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका नाम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो जो नया ये जो सीक्वेंस आया इसको भी एपी बोलेंगे अपन, एपी ही रहेगा। एक एपी में कांस्टेंट ऐड कर दो आप सारी टर्म्स में, एपी रहेगा वो। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आ रही है बात आपको? पक्का? ठीक, ये एपी रहेगा। इसको अपनी तीखी निगाहों से देखोगे आप अगर, तो ये दो टर्म्स में अगर a कॉमन लोगे तो a प्लस बी आ रहा है, यहां से c कॉमन लोगे तो a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी कॉमन लोगे तो a प्लस बी कॉमन लोगे तो a प्लस बी इंटू a प्लस सी लिखा हुआ है। ये वाली टर्म को देखोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिखा हुआ है। ये मेरी रफ कैलकुलेशन थी, इसको हटा दिया। अपन इतने बड़े हो चुके हैं, एकदम देखें, देखते देखते बता दें कि ये जो चीज लिखी है ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिखा हुआ है। इसको बता दोगे क्या लिखा हुआ है? b कॉमन लिया तो b प्लस ए, सी कॉमन लिया तो b प्लस ए, b प्लस ए कॉमन आ गया तो b प्लस सी, है ना? b प्लस ए और b प्लस सी, है ना? और यहाँ पे सीन क्या है? इन दोनों को देख लो, इन दोनों में से c कॉमन लोगे तो a प्लस सी, बी कॉमन लोगे तो a प्लस सी। तो एक तो a प्लस सी आ रहा है ना, और यहां से c कॉमन लिया था, b कॉमन लिया था, यहाँ पे b प्लस सी आ गया है। तो ये कहानी हमें समझ में आ गई कि यार ये अपना AP में है तीनों टर्म्स। यहां तक किसी बात में कोई समस्या तो बताइए, ठीक है क्या? ठीक है जी। अगर एक AP में कांस्टेंट जोड़ दूं या घटा दूं तो AP ही रहता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कांस्टेंट से तो भी तो AP रहता है। 1 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 6 बन जाएगा, मगर रहेगा एपी। लिखाया भी था, प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको मैंने। अरे लिखाई थी। मर चुके हो क्या भाई? जिंदा हो जिंदा। एपी है ये। एक एपी से मैं एक कांस्टेंट को, है ना, डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैं एक कांस्टेंट है खास किस्म का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इस खास किस्म के कांस्टेंट से मैं डिवाइड कर रहा हूं, कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। और ये कह सकता हूं दिस न्यू सीक्वेंस विल ऑल्सो बी एन एपी। ठीक है जी, एपी ही रहेगा ये। तो यहां से मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई, क्योंकि चीजें जब इतने लार्ज स्केल पे कटती हैं तो मैथ्स चाहने वालों को खुशी होती है उस चीज की। ये लीजिए, है ना? और इसी खुशी खुशी में अपने को बी प्लस सी देखने को मिला। अपने को यहाँ पे देखिए सी प्लस ए डिनोमिनेटर में देखने को मिला। मैंने ये बात साबित कर दी है कि सरकार ये जो टर्म्स हैं ये एपी में हैं। अगर ये एपी में है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो आप देखिए, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो किस में हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली HP में हो जाएंगे। यही पूछा था, बताइए ये किस में है? तो मैंने कह दिया यार ये HP में है। इस प्रोसेस की अच्छी बात ये है कि मैंने गिवन चीज से रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लाने की सोची। जो भी है ये AP GP HP में अपने आप लास्ट में आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोसेसेस जिसमें आपको अलग अलग निकालना नहीं पड़ रहा, जो भी है अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी,
लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में अगर अपन बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो यार ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। फिर तो आप ए की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू 1 ले लो, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लो, है ना, ए की 1 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 ले लो, मतलब बी की वैल्यू √2 ले लो, सी स्क्वायर की वैल्यू 3 ले लो, सी की वैल्यू √3 ले लो, और ये वैल्यू फिट कर लो यहाँ पे, आप देख लो क्या बन रहा है आपका APGPHP। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है क्या? ऑब्जेक्टिव में बैठे हैं तो ऐसे वैल्यू ले लो और आप जुगाड़ कर सकते हो, है ना। और भाई कोई प्रॉब्लम ऐसे वैल्यू लेने से ना हो रहा हो तो अपने को जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो तो पता लग ही गया है, पता होना ही चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से। टफ प्रॉब्लम्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता। सिलेक्शन रुकता है मीडियम और इजी क्वेश्चन ना होने या गलत होने की वजह से। मेरी ये बात याद रख लेना, सत्य है ये 100%। सुन लीजिए बात को ध्यान से इधर, है ना। जेई एडवांस का पेपर हुआ है परसों, पता है आप लोगों को? जेई एडवांस का पेपर हुआ है परसों, और उसमें मैंने कैलकुलेशन करी जेई एडवांस के पेपर की। मैंने देखा इजी क्वेश्चन कितने थे, कितने नंबर के थे, और मीडियम क्वेश्चन कितने नंबर के थे। आप ध्यान से सुना मेरी बात को। तो पूरे पेपर के इजी क्वेश्चन को, मीडियम क्वेश्चन को और हार्ड क्वेश्चन को लिया मैंने दोनों पेपर में, है ना। 57 एक पेपर में सवाल थे, 57 ही दूसरे में थे। हार्ड प्रॉब्लम को काटा मार दिया मैंने। अगर कोई स्टूडेंट 95% इजी और मोर देन 70% मीडियम क्वेश्चन करके आता है या आती है, तो उसके बन जा रहे हैं लगभग 160 170 नंबर, 160 से 170 मार्क्स। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से 150 नंबर वाले की रैंक 5000 आ जाएगी। तो 160 170 वाले की रैंक जो है वो कुछ 4200 ऐसा कुछ रैंक आ जाएगी, ठीक है। 4000 4200, खैर 200 से ऊपर ही मानता हूँ, 4200 कुछ आ गई। तो मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, इजी प्रॉब्लम और मीडियम प्रॉब्लम कर दो, आपकी रैंक 5000 के अंदर खट। हार्ड एकाध तो करोगे, अगर पेपर देने गए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिलके, एक साल पूरी प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, पूरी धुआं लगे रहते हैं, एक दो क्वेश्चन तो करोगे। अगर गलती से वो कर दिए तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जेई मेंस का भी बिल्कुल वही गेम है ना भाई। अगर आप इजी प्रॉब्लम सारे कर लेते हो, मीडियम प्रॉब्लम लगभग मैक्सिमम कर लेते हो, और हार्ड क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, बोनस है वो तो, है ना। ये होने वाला प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन कई हो सकते हैं। जो सबसे स्टाइलिश सोल्यूशन है वो बताने का प्रयास करता हूं मैं आपको। इसके रूट HP में है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाली जो इक्वेशन होगी, मैं कहना चाहता हूं कि ये वाली जो इक्वेशन होगी, है ना, ये वाली जो इक्वेशन होगी, इसके रूट AP में मिलेंगे। रूट्स आर इन AP। पहले तो बताओ सहमत हो इस बात से? इसके रूट AP में मिलेंगे। मैंने क्या किया इसमें, क्या किया वैसे मैंने इसमें कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसमें? ये किया है, किया तो है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये इक्वेशन तो मैंने वही लिख दी, वही लिख दी। ऐसा करते हैं इसमें, देखो जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कोफिशिएंट कोफिशिएंट छोड़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार इसका x की जगह 1/x डाल देता, अगर मैं इसके x की जगह, ये कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने अपने आप से वापस पूछा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं इसके रूट AP में है। सहमत हो आप इस बात से? क्यों मैंने इसके x की जगह 1/x डाल दिया, तो अगर x की जगह 1/x मैंने डाल दिया, तो अब इसका जो x है वो AP में है। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? रेसिप्रोकली तो होता है HP-AP आपस में। तो यहां से मुझे समझ में आया कि -36x³ + 36x² है ना,
माइनस 36x³ प्लस 36x² -11x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं वो किस में है? एपी में है। सहमत हो इस बात से आप? इसके रूट एपी में है। इसके मान लेते हैं 3 रूट हैं। अल्फा, बीटा और गामा। तो सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट किसके बराबर है? सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के बराबर। 1 हो गया। अरे सम ऑफ रूट कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? सहमत हो आप? और मेरा इंटरेस्ट मिडिल रूट पे है, मतलब सबसे छोटे वाला पे भी नहीं है, सबसे बड़े वाले पे भी नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटे वाला अल्फा ले लो, सबसे बड़े वाला गामा ले लोगे, तो मेरा इंटरेस्ट बीटा पे है। और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा होती है। अगर एपी में है तो कितनी होती है? 2 बीटा। तो 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा कितना हो गया? बीटा कितना हो गया? 1/3। ये बात समझ में आ रही है? 1/3। मेरा इंटरेस्ट इस 1/3 में नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करके जो इसका रूट आएगा उसमें है, तो वो 3 हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, दोबारा एक बार अपने दिमाग में सोचो, फिर मैं दोबारा बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले ये कहा इस इक्वेशन के रूट एचपी में है, इसके x की जगह 1/x डाल दिया और उसको थोड़ा शकल ठीक कर ली। देखो एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद देखो एलसीएम लोगे तो फिर -36x³ आ गया, है ना, प्लस 36x² आ गया। एलसीएम लोगे तो -11x आ गया, प्लस 1 आ गया। समझ में आ रही है? इसके रूट एपी में हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा एपी में। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? अल्फा बीटा गामा एपी में है। वेयर अल्फा बीटा गामा ये एपी में है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बता दो मेरे को। अब मैंने कहा कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। 36 अपॉन -36 माइनस लगा दिया तो 1 हो गया ये। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा होती है। 2 बीटा प्लस बीटा 1, बीटा की वैल्यू 1/3। ये बीटा तो इसका रूट है ना। इसने कहा था इस वाली का मिडल रूट बताओ, तो इसका रूट अगर 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल होगा ऊपर वाली का 3 होगा। इसका मिडल निकाल दिया, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले का मिडल हो गया। ये कहना चाह रहा था मैं। सहमत हो इस बात से? सहमत हो तो अच्छी बात है। डायरेक्टली भी हो जाएगा ये प्रॉब्लम, मगर ये बिल्कुल ही मतलब बिना पेन उठाए टिक कर सकता है कोई। इसके देखेगा, मन ही मन में सोचेगा ये 1 हो गया, 1/3 और 3 टिक। 10 सेकंड। ये एग्जाम में अगर अपन बैठे हैं तो मेरे को लगता है 30 सेकंड का प्रॉब्लम है ये। तो बचा हुआ 1.5 मिनट या जो भी 1.25 मिनट है वो दूसरे सवाल को दे देंगे। ऐसा होता है। आपको बताऊं, एग्जाम में हर क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व होने वाला नहीं होता। कुछ क्वेश्चन हमें 1 मिनट के अंदर सोल्व करने होंगे। 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 1-1 मिनट में सोल्व कर लिए, तो बचे हुए 50 मिनट 15 प्रॉब्लम के लिए हैं, 3.25 मिनट है उनके लिए। समझ में आ रही है? तो कुछ प्रॉब्लम 4 मिनट में सोल्व हो रहे हैं, कुछ 3 में हो रहे हैं, कुछ 2 में और कुछ 1 में हो रहे हैं। तब जाके पूरा पेपर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है ना। पहला क्वेश्चन ही 4 मिनट ले रहा है तो घबराना नहीं है, दिमाग में रखना किसी एक और क्वेश्चन को 1 मिनट में भी करेंगे सॉल्व। और अभी आप लोग बड़े हो चुके हो, सारी कैलकुलेशन पेन से नहीं करनी, अभी से आदत डालो। मैक्सिमम कैलकुलेशन माइंड में किया करो। जैसे मैं होता तो यहाँ से माइंड में लिखता है ऐसे, फिर माइंड में सोचता है ऐसे 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 हो रहा होगा, और ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हो जाता है। आपके माइंड में जब लगे नहीं अब नहीं हो रहा, तो सीधा वही वाला स्टेप लिख दो। फिर स्टेप्स को खाना सीखना है। अगर जेई मेंस जैसे एग्जाम में फोड़ना है तो मैथ्स में तो, है ना। जी एडवांस का पेपर हुआ था अभी, है ना, वो बच्चों की मैं यूट्यूब पे राय पढ़ रहा था कुछ कुछ करके, तो कहते पेपर बहुत डिफिकल्ट था। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट पेपर मैथ्स का था, है ना। जेई मेंस के अब की बार जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, मैंने सारे अटेम्प्ट के रिव्यू देखे हैं बच्चों के, बच्चे क्या बोल रहे हैं, है ना। फिर मैंने भी खुद इंडिपेंडेंट रिव्यू भी अपना निकाला, है ना। तो सारे बच्चे ही बोल रहे हैं मैथ्स का डिफिकल्ट था, मैथ्स का डिफिकल्ट था, मैथ्स का डिफिकल्ट था, मैथ्स का डिफिकल्ट था। सारे जो लूट के आते हैं मैथ्स में लूट के आते हैं वो।
है ना। कारण उसका क्या रहता है, क्योंकि कारण रहता है बचपन वाला, वो लिख लिख के सब करने वाला, लिख लिख के। अबे लिखना ही तो नहीं है, स्टेप्स खाओ ना बीच में से, सोचो तेज, बहुत तेज गति से सोचना है अपने को। स्टेप्स को खाओगे आप तो छोटे छोटे प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो इसलिए सब कुछ नोट्स में तो सब कुछ लिखना है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो कुछ कुछ स्टेप्स नहीं भी लिखने होते, थोड़ा लिखो, छोटा लिखो, समय बचाओ, जल्दी क्लिक करो, ये सिद्धांत है। चले आगे। इस टाइप के सवाल होने चाहिए। कोई और बात जो समझ में नहीं आ रही तो बता देता हूँ मैं। समझ में आ रही है आपको ये बात? चलो जी, समझ में आ रही तो अच्छी बात है। ठीक है जी, करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी आपके एचपी में है तो एक बात पूछी गई है आपसे। वो बात ये है तो क्वेश्चन है कि इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एच पी, अगेन ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, है ना, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एच पी में है, देन find the value of find the value of b plus a upon b minus a plus b plus c upon b minus c। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आजकल बड़े फैशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी अगर एच पी में है तो इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कोशिश करो इसको माइंड में करने की मैक्सिमम, है ना। यूज वेरी मिनिमम पेन एंड कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन योर माइंड। देखते हैं हो पाएगी या नहीं। इस प्रॉब्लम की जनरल अप्रोच देखिए आप, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करें सवाल में। एबीसी एचपी में है, तो जब एबीसी एचपी में होते हैं तब लविंग एबीसी होता है कि 1/a 1/b 1/c लविंग होता है? अरे क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं जब एबीसी एचपी में दिया हो तो मजा 1/a 1/b 1/c के साथ काम करने में आता है। 1/a 1/b 1/c के साथ काम करने में मजा आता है, क्योंकि एपी एपी में होते हैं, तो एपी वाली चीजों के साथ काम करने में ज्यादा मजा आएगा। एक बात तो अपन ये समझेंगे। अब गिवन चीज जो है ना, गिवन चीज को देख लो एक बार ध्यान से। इसकी शकल बदल के मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं गिवन वाली चीज जो है ना, गिवन वाली जो चीज है इसकी शकल बदल रहा हूं और इसकी शकल बदल के कुछ ऐसा लिख रहा हूं। क्या आप मुझे लिखने दोगे? देखो गिवन चीज की शकल बदल दी मैंने, ऐसा लिख रहा हूं। कैसे बदली शकल? इसको ए बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इसको बीसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने कहा था अपने को मजा 1/a 1/b 1/c में आता है, एबीसी में मजा ही नहीं आता जब एचपी होता है तो इसलिए 1/a का कैसे आएगा, 1/b कैसे आएगा? तो मैंने सोचा ए बी से डिवाइड हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ऐसा हो गया। अब तो फिर अपने को पता है यार कि अगर ये एपी में है तो 1/b माइनस 1/a डी के बराबर होता है और 1/c माइनस 1/b भी डी के बराबर होता है। तो 1/c माइनस 1/b डी के बराबर है। ये लो जी, ये हो गया आपका डी के बराबर, है ना। ये हो गया डी के बराबर, डी। और ये किसके बराबर हो गया? माइनस डी के बराबर हो गया। तो माइनस डी है, यहां पे डी है, एलसीएम लोगे तो एक माइनस का निशान यहां आएगा ऐसे करके। ए ऐसे एलसीएम लेंगे तो एक माइनस का निशान ऐसे आ जाएगा। सहमत है इस बात से क्या आप? अरे यहाँ नीचे माइनस डी था, माइनस के निशान को ऊपर ले लिया, डी को नीचे कॉमनली लिख दिया। सहमत हो इस बात से क्या? अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये हो गया कैंसिल। तो न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो 1/c माइनस 1/a है, 1/c माइनस 1/a तो 2d हो गया। 2d बाई डी, डी से डी खल्लास।
आंसर 2, है ना। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों ऐसा किया है मैंने, यहां से ये लिखना ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और क्यों लिखा, क्योंकि अपने को काम करने में ही 1/1/b 1/c में मजा आता है भाई, जब एबीसी एचपी में दे रखे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टर्म बना के देखते हैं, कुछ हो जाए तो। क्यों नहीं होगा, अगर आप प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हो तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ भी नहीं सूझ रहा तो कम से कम ये तो सूझना ही चाहिए कि ए बी सी भैया एचपी में है, तो ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 1/2 ले लो, और सी की वैल्यू 1/3 ले लो। एचपी में है कि नहीं है ये, है ना, एचपी में है ना। ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की 1/2 ले लो, सी की 1/3 ले लो, और इसमें पुट करके आंसर निकाल दो, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं सूझ रहा एग्जाम में बैठे हैं तो यार ये सारी ट्रिक तो सूझनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ट्रिक तो, ये तो इस प्रकार की ऑब्जेक्टिव ट्रिक सूझनी चाहिए, है ना। मैं ये साथ के साथ ऑब्जेक्टिव ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन साथ के साथ स्टैंडर्ड प्रोसेस भी बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं स्टैंडर्ड प्रोसेस, क्योंकि पेपर में जो ट्रिक वगैरह है सब फेल भी हो जाती हैं कई बार। ऐसी वैल्यू, ऐसी अरेंजमेंट करके देगा वो सामने वाला कि ये ट्रिक जो है मैक्सिमम सवालों में नहीं लगा पाओगे आप। तो स्टैंडर्ड अप्रोच पता होनी तो जरूरी है ही, और साथ में ये सब भी थोड़ा बहुत पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है जी।